हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैथमेटिक्स के इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर डियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वहां पर हम फिर से वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। एक बार फिर से वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। सर लास्ट क्लास में भी तो हमने किया था। लास्ट क्लास में आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज किया था और आज की इस क्लास में हम मेथड यूज करेंगे डीएलम्बर्ट। तो अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट किस तरीके से वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ये हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया, तो हमें पता होना चाहिए कंप्लीट डेरिवेशन किस स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप आया है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और इस पूरे सीक्वेंस को अगर आप अच्छे से समझ के याद रखते हैं तो ये मान के चलिए कि हो सकता है एग्जाम में ये डेरिवेशन आपको डायरेक्टली एज इट इज देखने को मिल जाए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलता है। हमने कहा कि सर जो चर्चा हम कर रहे हैं बेसिकली अगर मैं उसको हेडिंग के फॉर्मेट में मेंशन कर दूं यहां पर, तो यह आएगा आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय डीएलम्बर्ट्स मेथड। सो वंस अगेन सर, ये डीएलम्बर्ट्स मेथड होता क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, उस पर हम इस कंप्लीट डेरिवेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जो वेव इक्वेशन आपको दी गई थी जिसको मैंने पहले भी डिराइव किया था, वो वेव इक्वेशन क्या है मैं फिर से यहां मेंशन कर देता हूं। डेल टू वाई डेल टी टू इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स टू। ये बच्चे आपकी वो वेव इक्वेशन है जिसको एक्चुअल में आप यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं बाय डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो सर सबसे पहले इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। मैं यहां पर इस डेरिवेशन को प्रॉपर कन्वेंशनल तरीके से लिख रहा हूं। जो स्टेटमेंट्स आपको लिखने चाहिए थे वो स्टेटमेंट भी यहां पर लिख रहा हूं और उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों को बहुत केयरफुली एक एक पार्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हमने कहा कि सर यदि हम बात करें, सबसे पहले क्या दिया गया है यहां पर, इसने दो नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोला है, तो हम मेंशन करेंगे यहां पर लेट अस इंट्रोड्यूस द टू। ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, ध्यान रखें। अगर आप किसी भी कन्वेंशनल एग्जाम को जाते हो तो इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये सब नहीं मेंशन करना पड़ता है। वहां तो डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछेगा आपसे, इस तरह से ये नहीं बोलेगा इस तरीके से सॉल्व करो या उस तरीके से सॉल्व करो। न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जो दो नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया, एक तो है u इक्वल्स टू एक्स प्लस सी टी और दूसरा हमारे पास में आ गया v इक्वल्स टू एक्स माइनस सी टी। तो सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से बेटा, एक तो हो गया u और एक हो गया v। ये जो u है ये x और t का फंक्शन है, ये जो v है ये भी x और t का फंक्शन है। हमने कहा ठीक है सर कोई इशू नहीं है। तो अब यदि मैं फाइंड करने जाऊंगा डेल y बाय डेल x, तो सर इसको कैसे लिखा जाएगा। मैंने कहा अब देखिए y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको u एंड v के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको दो स्टेप में सॉल्व करूंगा, पहले y को u के रेस्पेक्ट में फिर u को x के रेस्पेक्ट में, प्लस y को v के रेस्पेक्ट में फिर v को x के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो हमने कहा कि सर ये देखिए डेल y बाय डेल x है, तो u को आप लिखेंगे यहाँ पर पहले y को u के रेस्पेक्ट में देन u को x के रेस्पेक्ट में, पहला पार्ट, प्लस टोटल डेरिवेटिव लिखने जा रहे हो आप y को v के रेस्पेक्ट में एंड देन v को x के रेस्पेक्ट में। तो जब सर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो क्या हो रहा है यहां पर, जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो आप देखेंगे यहां पर डेल y डेल u, ये तो एज इट इज रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल एज इट इज रहेगा, लेकिन आप देखिए डेल u डेल x, तो u इक्वल्स टू ये दिया गया, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा ना। मैंने कहा सर बिल्कुल 1 ही आएगा, प्लस डेल y डेल v ये एज इट इज रहेगा। मैंने कहा सर बिल्कुल एज इट इज रहेगा, लेकिन v को x के रेस्पेक्ट में, ये v है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये 0, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, तो डेल v बाय डेल x कितना आया सर, 1 आया। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया सर, अल्टीमेटली ये बन गया डेल y
बाय डेल यू प्लस डेल वाई बाय डेल वी। अब देखिए हमें यहाँ पर डेल वाई बाय डेल एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेल टू वाई बाय डेल एक्स टू। तो डीएलम्बर्ट ने अपने अगले स्टेप में इस डेल वाई बाय डेल एक्स को डेल टू वाई बाय डेल एक्स टू बनाने के लिए इसने कहा कि मैं एक और इक्वेशन दे रहा हूं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम डेल बाय डेल एक्स रखेंगे ताकि डेल टू वाई डेल एक्स टू ये बन जाए। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि मैं एक इक्वेशन और दे रहा हूं आपको विच इज डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बाय डेल यू प्लस डेल बाय डेल वी। इसको कर दो आप इसके साथ मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन के साथ में। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सबका एक एक बार डेरिवेटिव आपने और फाइंड कर लिया। तो मैं कहूंगा सर इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और यहां पर आ रहा है आपके पास में डेल वाई बाय डेल एक्स। हमने कहा ठीक है सर। और इधर आ रहा है बेटा आपके पास में डेल बाय डेल यू प्लस डेल बाय डेल वी। हमने कहा बिल्कुल आ रहा है। और इधर राइट हैंड साइड में क्या था, डेल वाई बाय डेल यू प्लस डेल वाई बाय डेल वी। परफेक्ट है। तो सर जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो क्या बन रहा है यहां पर, मैंने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर यहां मिल रहा है डेल टू वाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू। अब जब आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या आ रहा है, मैंने कहा सर देखिए जब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपके पास में डेल टू वाई डेल टू वाई डेल यू टू प्लस, जब यही विद रेस्पेक्ट टू यू जो चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू यू इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास में डेल टू वाई डेल यू डेल वी प्लस, ऐसे ये बन जाएगा डेल टू वाई डेल वी डेल यू प्लस डेल टू वाई डेल वी टू। हमने कहा ठीक है सर। इसको जब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा डेल टू वाई डेल यू टू एज इट इज प्लस, ये दोनों टर्म तो सेम ही होती है, हमने कहा बिल्कुल सेम ही होती है। तो इसको आप लिख दीजिए डेल टू वाई, ये बन जाएगा आपके पास में डेल टू यू डेल वी प्लस डेल टू वाई, और ये बन जाएगा डेल वी टू। इसको बेटा बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर आपने डेल वाई बाय डेल एक्स पहले फाइंड किया। अब मैं क्या कहूंगा सर, अब यहां पर फाइंड किया जाएगा डेल वाई बाय डेल टी पहले, क्योंकि क्योंकि सर आप देखिए ना राइट हैंड साइड में ये है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है। तो हमने कहा ठीक है सर इस प्रोसेस को भी फॉलो कर लेते हैं। तो आपने कहा सर अब पता कीजिए डेल वाई बाय डेल टी। अब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले y को u के रेस्पेक्ट में, देन u को t के रेस्पेक्ट में। टोटल डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं बेटा, y को v के रेस्पेक्ट में, फिर v को t के रेस्पेक्ट में। हमने कहा ठीक है सर। अब अच्छा जैसे आपने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, अब एक नई कहानी चालू की है तो आप यहां लिख देंगे नाउ, ताकि पता रहे कुछ नया चालू किया हमने। हमने कहा डेल वाई बाय डेल यू तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब बच्चे आप u को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u को t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट 0, यहाँ t की वैल्यू आ जाएगी 1, t का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा ओनली c। तो हमने कहा सर यहाँ तो बच रहा है हमारे पास में ओनली c। और जब अगली टर्म को आप देखेंगे तो ये आएगा डेल y बाय डेल v। v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या देखेंगे सर, ये तो 0 और यहाँ बचेगा ओनली माइनस c। तो हमने कहा सर यहाँ पर बचेगा एक माइनस c। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने कहा सर c तो आ गया बाहर, और अंदर जो हम देख पा रहे हैं वो आ रहा है डेल y बाय डेल u माइनस डेल y बाय डेल v। मैंने कहा अब देखिए एक यहाँ पर आ रहा c, अंदर आ रहा माइनस, तो इस बार इसको सेकंड ऑर्डर बनाने के लिए मैं डेल बाय डेल t इक्वल्स टू c ब्रैकेट डेल बाय डेल यू माइनस डेल बाय डेल वी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यदि आप देखेंगे तो ये बन जाएगा डेल बाय डेल टी। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है डेल वाई बाय डेल टी इक्वल्स टू, यही आ रहा है ना यहां पर, हमने कहा बिल्कुल यही आ रहा है, इक्वल्स टू पहले तो इसको लिख दो c डेल बाय डेल यू माइनस डेल बाय डेल वी, यहां पर आ गया c डेल y बाय डेल यू माइनस डेल y बाय डेल v
हमने कहा यही आ रहा है बिल्कुल। जब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, तो सर सिंप्लीफाई करने से लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर क्या आ रही है, डेल टू वाई डेल एक्स टू आ रहा है। हमने कहा ठीक है। यहाँ देखिए c और c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। हमने कहा ये भी ठीक है। अब जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल टू वाई डेल यू टू। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा माइनस डेल टू वाई डेल यू डेल वी। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी, माइनस डेल टू वाई डेल वी डेल यू, और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस डेल टू वाई डेल वी टू। सो ओवरऑल आप कहेंगे कि सर इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। हमने कहा कि सर जो इक्वेशन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं उसके अंदर दो पार्ट, एक ये और एक ये, दोनों को हमने अलग से फाइंड कर लिया है। तो मैंने कहा कि सर अगर अब मैं इसको यूज करूं तो आपने बोला सर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो ये डेल वाई डेल टी था, ये एक्स कैसे आ गया, इसको हटाओ सर जी, टी है सर यहाँ। हमने कहा देखो टी ही है, फ्लो में कभी कभार एक्स हो जाता है। तो हमने कहा कि सर ये डेल वाई डेल टी टू जो है वो आपके पास में किधर था सर, मैंने कहा वो लेफ्ट हैंड साइड में था। कहाँ है सर लेफ्ट हैंड साइड, मैंने कहा ये रहा। तो ऐसा का ऐसा इसका वैल्यू जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। तो आपने लिख दिया सी स्क्वायर डेल टू वाई डेल यू टू माइनस ट्वाइस ऑफ डेल टू वाई डेल वी डेल यू प्लस डेल टू वाई डेल वी टू। हमने कहा कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, यहां एक सी स्क्वायर है और जो x2 डेल वाई डेल x2 वाली टर्म है वो भी हमें मिल गई। यहां पर एक 2 भी आएगा, क्यों आएगा सर 2, मैंने कहा 2 बार ये टर्म आ रही ना, परफेक्ट। छोटी मोटी चीजें देखते रहा करो ये सब चीजें। डेल टू वाई डेल यू टू प्लस ट्वाइस ऑफ डेल टू वाई डेल वी डेल यू। सर ये क्या बात हुई, वी यू, इधर तो देखो यू वी था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर ही आएगा आपके पास में, प्लस डेल टू यू सॉरी डेल टू वाई डेल वी टू बराबर बराबर तो हो गया सर। अब देखो आप सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, मैंने कट जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा बिल्कुल, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा बिल्कुल। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या बचेगा सर, अल्टीमेटली यहां पर बचेगा डेल टू वाई डेल यू डेल वी बराबर 0। सर v कभी v पहले लिख देते हो कभी u पहले लिख देते हो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया था ना दोनों वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उनकी वैल्यू सेम ही आती है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमने कहा ठीक है कोई समस्या वाली बात नहीं, तो यहां तक का जो रिजल्ट है उसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो इक्वेशन आ रही है, ये जो इक्वेशन आ रही है, अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ऐसा, मैंने कहा ये लो ऐसा लिख देते हैं, आपका मन रखने के लिए ऐसा लिख देते हैं डेल वी डेल यू, है ना, कैसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब क्या करें, मैंने कहा अब देखिए इसका मतलब है एक बार v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार u के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब u एंड v, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हमने कहा कि सर अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू v पहले। सो आपने बोला इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v, तो यहां पर क्या बचेगा डेल y डेल u, और यहां पर कौन आ जाएगा सर, f ऑफ u, f ऑफ u। सर ये f ऑफ u क्यों, मैंने कहा बेटा v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो जब आप उस इक्वेशन पर वापस जाना चाहोगे नहीं समझ पाओगे, ऐसे मैं अभी वापस लिख के बताता हूं। मैंने कहा जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस टी है, x के रेस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 0, क्लियर। तो ये कैसे आया बेटा, डिफरेंशिएशन से। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ इस अकेली टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते हो आप वापस, ये जो 0 है इसकी जगह आप लिखते हो फंक्शन ऑफ x। आप ऐसा मानते हो कि सर हो सकता है यहाँ पर t का कोई फंक्शन रहा होगा जो डिफरेंशिएशन के टाइम 0 हो गया होगा, इसलिए जब भी वापस इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इस फंक्शन को एज अ कांस्टेंट हम यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर जब मैंने v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो यहाँ 0 था, तो मैंने कहा हो सकता है यहाँ कोई u का फंक्शन रहा होगा, ताकि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो वो पुरानी वाली टर्म आपको वापस मिल जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि मैं 0 की जगह आप 0 लिख दो, आप कहोगे सर मैंने इंटीग्रेशन किया है तो अगर मैं इसका वापस v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आना चाहिए, बिल्कुल आएगा।
कैसे आएगा सर, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा जब भी दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हो, आप जब इंटीग्रेशन करो वहां कोई कांस्टेंट या जीरो हो तो फंक्शन ऑफ दूसरे वेरिएबल का आपको लिखना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। हमने कहा कि सर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर अब u के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू u, तो यहां पर बच जाएगा सिर्फ एक y, यहां पर लग जाएगा एक इंटीग्रेशन का साइन f ऑफ u du, प्लस यहां पर आप इस्तेमाल कर लो एक xi v का फंक्शन आपने ले लिया यहां पर xi v। अब xi v क्यों लिया, मैंने कहा अब u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हो सकता है यहां पर v का फंक्शन रहा होगा, तो यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे। मैंने कहा सर मान लो इस इंटीग्रेशन को जब आपने पूरा सॉल्व किया होगा, मान लो तो y इक्वल्स टू यहां पर आ गया होगा फाई u प्लस xi v। अब हमने कहा y इक्वल्स टू u और v बराबर कुछ मान रखा है क्या, तो आपने कहा सर बिल्कुल मान रखा है, हमने मान रखा x प्लस सी टी फाई x माइनस सी टी, ऐसा कुछ माना था, एक बार चेक कर ले, तो मैंने कहा बिल्कुल चेक कर लो, x प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी। हमने कहा ठीक है सर। देखिए अभी आपके पास में ये जो y आया है ये x और t के फॉर्मेट में, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y x कॉमा t, लेकिन अब हम कुछ इनिशियल कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे और ये इनिशियल कंडीशन लगा के इसको वापस और सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो भी आपके पास में कांस्टेंट वैल्यूज है इनको भी यहाँ से हटा देंगे। तो हमने कहा कि सर इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी लगाओगे आप, तो हमने कहा पहली इनिशियल कंडीशन में लगाऊंगा y x कॉमा 0, हमने कहा y x कॉमा 0, तो जैसे x कॉमा 0 का मतलब क्या होगा, t बराबर 0 पर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, तो x कॉमा 0 यानी t को 0 कर रहे हो, t को 0 कर रहे हो तो ct 0 हो जाएगा और ये ct भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो मैंने कहा सर ये बन रहा है हमारे पास में फाई x प्लस xi x, इसको नाम दे दो नया fx। हमने कहा ठीक है, इसको इक्वेशन 4 बोल दो। मैंने कहा दूसरा इनिशियल जो कंडीशन में लगाना चाह रहा हूं वो क्या है सर, वो है डेल y डेल टी, डेल y डेल टी। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये आप वेलोसिटी लिखने जा रहे हो, तो मैंने कहा जब t बराबर 0 होगा तो वहां पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सर ये कब बताया था आपने, मैंने कहा आप देखिए वेव इक्वेशन के अंदर पहले भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि जब आपके पास में टी 0 होगा तो जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की वेलोसिटी होती है वो क्या मानी जाती है, 0। तो आपने बोल दिया सर ये क्या हो जाएगा, t बराबर 0 पर 0 हो जाएगा, कब, एट t बराबर 0। तो मैंने कहा ठीक है सर इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपने बोला इसको t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फाई का डिफरेंशिएशन जो होता है उसको हम लिखते हैं फाई डैश x प्लस सी टी, एक्स प्लस सी टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर एक c आ जाएगा, फिर आपने लिखा प्लस xi डैश x प्लस सी टी, x माइनस सी टी, x माइनस सी टी, x माइनस सी टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर एक माइनस c आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा सर, इक्वल्स टू 0। तो मैंने कहा ओवरऑल क्या बन रहा है सर, ओवरऑल बन रहा है c फाई डैश x प्लस सी टी इक्वल्स टू c xi डैश x माइनस सी टी। मैंने कहा c से c कट जाएगा, दोनों साइड क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन कर दो। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये फाई डैश से क्या बन जाएगा, वापस फाई x प्लस सी टी इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, xi x माइनस सी टी, और यहां हमने यूज कर लिया एक कांस्टेंट b, इंटीग्रेशन किया ना तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर b। तो मैंने कहा कि सर देखिए अब बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है, यदि हम ध्यान से देखें, अच्छा ये t बराबर 0 पर है तो आप यहाँ पर t को क्या करोगे बेटा, t बराबर 0 पर है ना, तो आप यहाँ पर इसको कर दो 0, तो सर इसको 0 कर रहे हो तो आप इसी में कर दो 0। मैंने कहा ये लो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। ऐसा क्यों हटा रहे हो सर, मैंने कहा t बराबर 0 पर बात कर रहे हैं ना, जब t बराबर 0 पर बात कर रहे हैं तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली, ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिकली आपके पास 0 हो जानी चाहिए ना। ये पुट कब कर रहे हो, ये पुट कब कर रहे हो, ये भी आपका बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आपने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने कहा ठीक है डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ये जो c था इसमें t बराबर 0 कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद में गड़बड़ मत कर देना। तो हमने कहा कि सर फाई x इक्वल्स टू
जाई एक्स प्लस बी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये क्या किया। मैंने कहा बेटा आपने कहा डेल वाई बाई डेल टी बराबर जीरो है, तो ये है आपका डेल वाई, ये वाई यही है ना, तो इसको आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये आ गया, और इसको कर दिया इक्वल्स टू जीरो। मैंने कहा इक्वल्स टू जीरो कब हुआ, जब टी बराबर जीरो, तो आपने टी बराबर यहाँ पर क्या पुट कर दिया, जीरो। और जैसे आपने टी बराबर जीरो यहाँ पर पुट किया, ये बन गया आपके पास में कुछ इस तरीके का। सर ये बी कहाँ से आया, मैंने कहा बी जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने कहा सर ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप पहले से इसको सॉल्व करके बैठे हो, हमने कहा बिल्कुल सॉल्व करके बैठे हैं। यहाँ पर आपके पास में ये एक और नया टर्म आ गया, मैंने कहा बिल्कुल आ गया। यहाँ तक की चीज अगर हम लोग मैच करें तो मेरे ख्याल से परफेक्टली मैच कर रहा है, इसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास में फाइव एक्स जाई एक्स दोनों आ सकते हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा एफ एक्स बराबर, देखिए लिख दूं क्या मैं यहाँ पर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। तो आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो आपने बोला सर एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है, तो फाइव एक्स की जगह ये पुट कर दो जाई एक्स प्लस बी, और यहाँ पर भी कौन आ गया, एक जाई एक्स। तो सर ये बन गया आपके पास में 2 जाई एक्स, और b को हमने भेज दिया इधर, तो ये बन गया एफ एक्स माइनस बी। तो हमने कहा सर जाई एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो आपने कहा ये आ रहा है 1/2 एफ एक्स माइनस बी। हमने कहा सर जाई एक्स मिल गया, जाई एक्स मिल गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, इस जाई एक्स को पुट कर दो इसके अंदर। हमने कहा बिल्कुल पुट कर देंगे, तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आ रहा है 5x इक्वल्स टू जाई एक्स की जगह ये पुट कर दो। तो हमने कहा जाई एक्स की जगह पुट करूंगा तो ये आएगा हाफ एफ एक्स माइनस हाफ बी प्लस बी। तो सर ये क्या बन गया, मैंने कहा ये बन गया 5x इक्वल्स टू हाफ, बाहर ले लो, अंदर क्या बन जाएगा एफ एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर बचेगा प्लस b/2 और 1/2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो सर 5x जाई एक्स आ गया आपके पास में, 5x आ गया। तो अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन था, ये आपके पास में प्रॉपर सॉल्यूशन था। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हमने कहा कि सर इस सॉल्यूशन में आप वहां से 5x पुट कर सकते हो, यहां से आप जाई एक्स पुट कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सॉल्यूशन, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एक बार। परफेक्ट है। प्रोसेस जो है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़े से लेंदी प्रोसेसेस होते हैं ये, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा सर ये हमारे पास में एक वेव इक्वेशन है, सर इस वेव इक्वेशन को आपने पहले भी तो सॉल्व किया था। मैंने कहा पहले जो सॉल्व किया था वो मेथड था वेरिएबल सेपरेबल। तो मैंने जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो वहां पर भी ये चीज मैं आपको बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि किस मेथड से आप उसे सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको ये पता है कि किस मेथड से सॉल्व किया जा रहा है तो उस मेथड के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यदि आपसे कोई बोलता है डीएलम्बर्ट मेथड के हिसाब से सॉल्व करो तो इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर ये हमारे पास वेव इक्वेशन है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है u एंड v, उसके बाद में y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सेम दोबारा उसके बाद में आपको एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो दोनों टर्म आ रही है डेल टू वाई डेल टी टू और डेल टू वाई डेल एक्स टू, उसको आप पहले इक्वेशन में पुट कर दो तो ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें पहले आप इसको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद में जो टर्म आ रही है v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है, फिर u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद ये रिजल्ट आ गया। मैंने कहा फाई और ये जो फाई और जाई है इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है तो आपने कुछ इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल की, जिसमें आपने पहले बोला कि t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तो हमने कहा इतना आ रहा है, fx के बराबर आ रहा है। फिर हमने बोला t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी आ रही है तो ये कुछ दो इक्वेशन आई यहाँ से, उसको सॉल्व करके आपने जाई एक्स और फाई एक्स पता कर लिया। तो मैंने कहा जाई एक्स और फाई एक्स अगर आपको पता चल चुका है तो आप क्या फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो आ रहे हैं वो x, t इक्वल्स टू, आपने लिखा कि सर ये है हमारे पास में फाई एक्स प्लस सी टी। मैंने कहा फाई एक्स ऐसा होता है तो x की जगह कौन आ जाएगा, x प्लस सी टी। तो आपने लिख दिया सर हाफ ब्रैकेट एफ एक्स प्लस सी टी प्लस बी, प्लस यहाँ पर कौन आ रहा है जाई एक्स माइनस सी टी,
तो जाई एक्स ये होता है, तो एक्स की जगह कौन आ जाएगा आपके पास में, एक्स माइनस सी टी, तो ये बन जाएगा हाफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी माइनस बी। तो आप देख सकते हैं इस टर्म से ये टर्म मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो रही है। ओवरऑल वाई एक्स कॉमा टी जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में हाफ एफ एक्स प्लस सी टी प्लस हाफ एफ एक्स माइनस सी टी। तो देखिए अगर आप बात करेंगे किसी कन्वेंशनल एग्जाम की, तो बेटा कन्वेंशनल एग्जाम जहां पर पूरा सॉल्यूशन देना होता है तब तो आपको ये पूरा डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर आपसे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इन चार में से वेव इक्वेशन कौन सी है, इस तरीके का छोटा मोटा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं किसी कन्वेंशनल एग्जाम जैसे सेमेस्टर एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाए कि इसको पूरा सॉल्व करो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से, तो आपको ये पूरा जो मैंने सॉल्व किया ना इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से वहां पर मेंशन करना होगा। तरीका एक ही है, जब चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे तो वहां पर आपको उस पूरे प्रोसेस को एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना है। खुद से सॉल्व करके देखेंगे, यकीनन कोई गलती नहीं होने वाली है। एक बार खुद से पूरा सॉल्व कर लीजिए, 100% मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आएगी। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बाकी डेरिवेशंस को आपने हैंडल किया होगा, इस डेरिवेशन को भी आप बखूबी खुद से सॉल्व करके अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।